दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर चर्चा कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ध्यान रखिएगा किस सब्जेक्ट के पीवाईक्यू पर चर्चा कर रहे हैं। हम इसमें भूगोल विषय से विगत वर्षों में किस तरीके से प्रश्नों को फ्रेम किया गया है, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति क्या रही है और कैसे प्रश्न फ्रेम किए गए प्रीवियस ईयर्स में, ये हमारा मतलब मुख्य मकसद है कि हम इसे समझने की कोशिश करें, इन्हें जानें, ताकि जब आप सीटेट का एग्जाम देने जाए तो आपके पास ये पहले से तय हो, माइंड आपका पहले से मेकअप हो कि किस तरीके से प्रश्नों को भूगोल में पूछा गया है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। अब ये भी पूछा जा सकता है कि भूगोल को यानी ज्योग्राफी को इसके किस सेगमेंट में शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो पेपर 2 है, प्रश्न पत्र 2 है, कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए, उसमें जो सामाजिक विज्ञान खंड है, सामाजिक विज्ञान खंड के अंतर्गत ही भूगोल को शामिल किया गया है, यानी ज्योग्राफी को इसके भीतर शामिल किया गया है। ठीक है, तो आइए भूगोल से जुड़े हुए पहले प्रश्न को देखते हैं आज के सेशन के और समझने की कोशिश करते हैं, इसके आंसर को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सीटेट के 2013 में, जो सीटेट का 2013 में एग्जाम हुआ था, उससे यह प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या है? प्रश्न है अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पत्तन है क्योंकि। अब इंपॉर्टेंट बात कि पोताश्रय एवं पत्तन ये किनके लिए शब्द इस्तेमाल किए गए हैं? तो ये शब्द इस्तेमाल किए गए हैं बंदरगाह के लिए। यहां जहां जाकर क्या होता है, सामानों की आवाजाही जिन स्थानों से होती है समुद्री मार्ग में, तो वहां पर वे जहाज रुकते हैं, उनसे सामान निकाला जाता है या सामान को भरा जाता है और फिर वहां से जहाज आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर जहाजों को रुकने की जो व्यवस्था की जाती है, जहां पर जहाज रुकती हैं, किनारे लगती हैं, वही बंदरगाह पत्तन कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्या है? अटलांटिक महासागर में बहुत सारे या अनेक पोताश्रय और पत्तन है, क्यों है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से हमें सही जवाब बताने हैं। पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोप के बीच भारी मात्रा में समुद्री व्यापार होता है। दूसरा कथन है अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित हुआ है। तीसरा है अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक दंतुरित है और डी ऑप्शन है अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक छिछली है। देखिए, यदि आप इस प्रश्न को समझें तो देखिए प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि बहुत अधिक अटलांटिक महासागर वाले क्षेत्र में बहुत अधिक क्या है, बंदरगाह है, पत्तन है, पोताश्रय है। तो क्यों है? देखिए, यदि हम कहें इनमें से हमारे ऑप्शन की यदि हम बात करें और यदि हम सोचें कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बीच बहुत अधिक समुद्री व्यापार होता है, इस वजह से बहुत अधिक पोताश्रय है, तो ऐसा नहीं है। मतलब आप एक को इसमें ऑप्शन ए को सही जवाब नहीं मान सकते, क्योंकि जितना व्यापार यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में होता है उतना कम यदि आपके पास या अटलांटिक महासागर वाले क्षेत्र में कम बंदरगाह भी होंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है चूंकि, और ये इसका सटीक जवाब भी नहीं है। दूसरा है अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित है, यानी मछली उद्योग कहां पर? अटलांटिक महासागर में विकसित है, ये इस प्रश्न के दूसरे ऑप्शन में है। तो यह कथन भी गलत है। हालांकि यह बात सच है कि जो उत्तरी अमेरिका वाला क्षेत्र है, जहां पर लैब्राडोर और जो गर्म जलधारा है, विषुवतीय रेखा से जो गर्म जलधारा जाती है, गल्फ स्ट्रीम, वे मिलती है, वहां पर उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट में मत्स्य उद्योग काफी विकसित है। लेकिन अगर हम अटलांटिक महासागर की बात करें तो अटलांटिक महासागर वाला जो रीजन है वह काफी दूर तक विस्तारित है, यानी यह इस तरीके से ऐसा आकार से विस्तारित है और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यदि हम देखें अटलांटिक महासागर की, तो आप देखिए इसकी जो तट रेखा है वे क्या है, बहुत सिस्टमैटिक नहीं है, बहुत ही ज्यादा अव्यवस्थित है, दंतुरित है, कटी फटी है, बहुत दूर में इसके हर एक क्षेत्र में देखिए क्या है, मोड़ है। तो यदि इस रीजन से हमें व्यापार करना है, इस रीजन से हमें व्यापार करना है या इस रीजन से हमें व्यापार करना है और कोई व्यापारी यहां से ऐसे आएगा तो उसे बहुत सारे मार्ग को कन्वर्ट करके फिर अंदर जाके फिर वापस से फिर यहां कन्वर्ट करके आना पड़ेगा, यानी उसे एक बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। तो इसलिए हर एक जगह पर क्या कर दिया गया, बंदरगाह बना दिया गया, ताकि आसानी से क्या हो पाएगा, व्यापार हो पाएगा, या इतनी सारी रास्ते को पूरा कवर नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको यहां से यहां यात्रा करते हुए आना है तो डायरेक्ट भी आया जा सकता है, जैसे ये वाला क्षेत्र क्या है, डायरेक्ट है। अटलांटिक महासागर के यदि आप पूर्वी हिस्से में देखें तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट आपको आवाजाही सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन
कई बार आप देखिए तट इसकी क्या है, तट काफी कटे हुए हैं, यहां से भी काफी दंतुरित है, यहां से भी काफी दंतुरित है। तो इसलिए चूंकि ये व्यापार आसानी से सुगम हो सके, जितना भी उद्योग वहां पर विकसित हो रहा है वह ठीक से चल सके और जहाजों को बहुत दूरी तक की यात्रा ना करनी पड़े और ये कटी फटी जो रास्ते हैं उनसे ना गुजरना पड़े, खूब ज्यादा मोड़ ना कवर करने पड़े, इसके लिए जरूरी क्या कर दिया गया है यहाँ पर या यात्रा के दौरान ये देखा गया कि ऐसी समस्याएं आ रही हैं जहाजों को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में, तो यहाँ पर क्या कर दिया गया, बंदरगाह ज्यादा बना दिए गए, पत्तन ज्यादा बना दिए गए, ठीक है, पोताश्रय ज्यादा बना दिए गए। इस वजह से ध्यान रखिएगा कि इसका मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य कारण है कि अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक दंतुरित है, अधिक कटी फटी है, अधिक इसमें मोड़ है। इस वजह से जो अटलांटिक महासागर में पत्तन है वह ज्यादा है, बंदरगाह ज्यादा है, पोताश्रय की संख्या क्या है, अधिक है। तो ध्यान रखिएगा अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पत्तन है। इसका मुख्य कारण क्या है कि अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक दंतुरित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को समझने की कोशिश हम करते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है। अब देखिए मत्स्य प्रचुर का मतलब है कि यहां पर मछली का उत्पादन या मछली पकड़ने की जो क्रियाएं हैं मछुआरों के माध्यम से वे क्या होती है, अधिक होती है। इंपॉर्टेंट बात, यह क्रिया कहां पर अधिक होगी, जहां पर मछलियों का उत्पादन अधिक होता होगा या जहां मछलियां बहुत अधिक मात्रा में मिल सकती हैं। और ऐसा कब होगा, जहां पर मछलियों की जो अनुकूल परिस्थितियां हैं, मछली के जो ध्यान रखिएगा इनके प्रजनन की, ध्यान रखें मछली के प्रजनन की अनुकूल परिस्थिति के कारण या अनुकूल वातावरण के कारण, परिस्थिति ही लिखिए, अनुकूल परिस्थिति के कारण क्या होती है, मत्स्य की जो है वह प्रचुरता हो जाती है उस क्षेत्र में। अब यहां पर पूछा गया है क्योंकि, यानी उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास वाला क्षेत्र है, वह समुद्री जो क्षेत्र है वह मत्स्य प्रचुर है, वहां पर मछलियों का उत्पादन अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपके पास चार ऑप्शन है। ए है तट के साथ गर्म धारा बहती है, बी ऑप्शन है गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन, सी ऑप्शन है तट के साथ एक ठंडी धारा बहती है और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए सीटेट 2012 में यह प्रश्न पूछा गया था, सीटेट 2012 में। तो ध्यान रखें अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट की, तो अभी हमने जो अटलांटिक महासागर वाला क्षेत्र देखा था, अटलांटिक महासागर के इसी रीजन में देखिए ये जो रीजन है, अब इसमें से उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट यानी यहां पर उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट में ऊपर से लैब्राडोर ठंडी जलधारा आती है, यहां से गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा मिलती है और जहां ठंडी और गर्म दोनों जलधाराएं मिलती हैं वह क्षेत्र मछली उत्पादन के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र होता है। वहां पर मत्स्य की प्रचुरता पाई जाती है, इस वजह से वहां पर मछली उत्पादन क्या होता है, अधिक होता है। और जो गर्म और ठंडी जलधारा यहाँ मिलती है वहां पर एक अनुकूल परिस्थिति बनती है मछली के प्रजनन के लिए, मछलियों के प्रजनन के लिए। इस वजह से वहां पर मछली का उत्पादन क्या होता है, अधिक होता है। बहुत अधिक ना तो यहाँ ठंडी होगी ना तो बहुत अधिक गर्म क्षेत्र होगा, दोनों जलधाराओं के यहाँ पर मिलने की वजह से यह क्षेत्र मछलियों के प्रजनन के लिए अधिक अनुकूल होता है, जिस वजह से इस पूरे रीजन में, चाहे आप जापान वाले क्षेत्र की बात करें, इस रीजन में क्या हो जाता है, अनुकूल परिस्थितियां उन्हें मिलती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या है इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, यदि हम बात करें इस प्रश्न के सही जवाब की, तो गर्म व ठंडी धाराओं के मिलन की वजह से यह क्षेत्र, यह रीजन क्या है, मत्स्य प्रचुर क्षेत्र है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा। चले आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, महासागर का जल तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगातार या गतिमान रहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रवाह या गति नहीं है। अब देखिए प्रश्न में क्या है, महासागर का जो जल है वह लगातार क्या होता है, गतिमान रहता है। किसकी तुलना में, तालाब और झील के शांत जल की तुलना में। महासागर का जल तो गतिमान होगा, किसकी तुलना में, तालाब और झील के शांत जल की तुलना में। क्यों, अब इसके बारे में पूछा गया है इस प्रश्न में। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रवाह या गति नहीं है। ठीक, देखते हैं। ऑप्शन ए है जलचक्र, ऑप्शन बी है ज्वार भाटा, ऑप्शन सी है धाराएं और ऑप्शन डी है तरंगे।
प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद इस प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा, क्योंकि जो सेकंड लाइन है उससे आपको पता चलेगा कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। पहली जो लाइन है वह तो केवल आपको बता रही है, आपको इंट्रोड्यूस करा रही है कि ये ऐसा ऐसा होता है, लेकिन दूसरी जो लाइन है इसके आधार पर आपको सही जवाब देना है। भले उसमें लिखा है कि महासागर का जल तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगातार गतिमान रहता है, बिल्कुल सही बात है। आपने तालाब, यदि आप तालाब और झील के बारे में बात करें तो देखिए इनका जो जल है वह काफी शांत होता है, एकदम फ्लो इनका बिल्कुल ही नॉर्मल होता है। लेकिन अगर आप महासागरीय जलधाराओं की बात करें तो आपने देखा होगा कि बहुत तेजी से उनमें उफान आता है, और दिन में 2 बार तो ऐसा होता ही है नियमित रूप से कि जो महासागर की जलधाराएं हैं वो बहुत तेज गति से, ध्यान रखिए ऐसा क्यों होता है, ये एक तरंगों का ही एक फॉर्म है। जो ज्वार भाटा है ये तरंगों का ही एक फॉर्म है, और इसमें तरंगों के रूप में बहुत तेज वायु चलती है, और बहुत तेज वायु चलने की वजह से तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वेव्स का फॉर्मेशन जलधाराओं में किस वजह से होता है, वायु की वजह से। वायु जितनी तेज होगी वेव्स का फॉर्मेशन उतना ही तेज होगा, और वे वेव्स इतनी ही खतरनाक होंगी। तो ध्यान रखें वायु के चलने से लगभग 2 बार, दिन में 2 बार तो ऐसा होता ही है कि जो जलधाराएं हैं वे बहुत तीव्र गति से अपनी उच्चतम स्थिति में पहुंच जाती हैं और तट को गीला करती हैं। बहुत ऊंचाई तक वह जल ऊपर की ओर जाता है, जलधाराएं ऊपर की ओर जाती हैं, तट तक पहुंचती हैं, तट की ऊंचाई तक जाती हैं, और फिर वहां से वह जल वापस आ जाता है। तो वह स्थिति जब वह अपनी उच्चतम अवस्था में ऊंचाई पर पहुंचकर तट तक पहुंचता है जल, तो उसे ज्वार कहते हैं। और जब वह जल वापस से नीचे अपनी स्थिति में वापस आ जाता है तो इसे हम भाटा कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात प्रश्न में देखिए, प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रवाह या गति नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है जल चक्र, ज्वार भाटा, धाराएं और तरंगें। अभी हमने देखा जलधाराएं। जलधाराएं दरअसल क्या है, महासागरीय धाराओं की यदि हम बात करें तो ये एक विशाल जल राशि है जो महासागरीय जल में एक ऐसी राशि जो एक दिशा में एक बहुत दूरी तक क्या करे, एक निश्चित दिशा में अपनी गति या अपना प्रवाह बनाए रखे, इसे हम जलधारा के रूप में जानते हैं। तरंगे क्या है, तरंगे यानी जल की, ये भी जल की एक गति है, ध्यान रखिएगा। जलधाराएं भी क्या है, जल की एक गति है जिसमें एक निश्चित दिशा में एक राशि, कौन सी राशि, जल राशि, जल राशि एक निश्चित दिशा में लंबी दूरी तय करती है, लंबी दूरी तय करती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, जलधारा या जल धाराएं। ठीक है, और इन्हें महासागरीय धाराओं के रूप में भी जाना जाता है। इनकी उत्पत्ति के कई कारण हो सकते हैं। ठीक, अगर हम बात करें तरंगों के बारे में, तो तरंगों के बारे में ध्यान रखिएगा कि तरंगे मतलब क्या, तरंगे मतलब जो महासागरीय जल है उस जल का ऊपर की ओर उठना और नीचे की ओर वापस से गिर जाना, ये तरंगे हैं। तरंगों का फॉर्मेशन कैसे है, कैसे होता है, यह हवा के माध्यम से या वायु के माध्यम से होता है। तो वायु के चलने से या वायु की गति से, वायु की गति के फलस्वरूप तरंगों का फॉर्मेशन होता है। वायु की गति के फलस्वरूप जल धाराएं या महासागरीय धारा या जल गतिमान हो जाती है, गतिमान हो जाता है, जल गतिमान हो जाता है। और कम से कम आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा कई बार हो सकता है, जरूरी नहीं है। जल क्या होगा, कई बार वेव्स के रूप में ऐसे ऊपर की ओर उठता है और फिर नीचे आ जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, तरंगे। तो तरंगों का मुख्य कारण क्या है, वायु की गति के कारण। अब इंपॉर्टेंट बात है ज्वार भाटा क्या है, तो ज्वार भाटा भी हमने समझने की कोशिश की, ये भी एक प्रकार की तरंगे ही हैं, ध्यान रखिएगा। ज्वार भाटा एक प्रकार की तरंगे हैं और ये बहुत तेजी से, यानी जब वायु की गति बहुत तीव्र हो तो ये बहुत तेजी से अपने उच्चतम स्तर तक पहुंचकर तट तक जल लेकर जाता है और फिर वापस आ जाता है। ये घटना दिन में 2 बार होती है, ध्यान रखिएगा। यानी ज्वार भाटा जिसे टाइड्स भी कहते हैं, ये क्या है, एक तरीके की जल की गति ही है, ध्यान रखिएगा। एक भी एक तरीके की क्या है, जल की गति है। अब इंपॉर्टेंट बात है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, क्या लिखा है, जल चक्र। दरअसल इसकी यदि हम बात करें, जल चक्र जल की गति नहीं है, यह जल के स्वरूप परिवर्तन की एक गतिविधि है। स्वरूप परिवर्तन का मतलब क्या, जल चक्र या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, यह हमारी पृथ्वी में जो जल प्राप्त होता है या जल पाया जाता है, इस जल के ही फॉर्मेशन की एक प्रोसेस है
यह प्रक्रिया लगातार चक्रीय क्रम से चलती रहती है, इसे हम जल चक्र कहते हैं। यह प्रोसेस कैसे होती है कि सबसे पहले यदि हम बात करें कि मान लीजिए यह महासागरीय क्षेत्र है, यहां से सबसे पहले जल क्या होता है, वाष्पीकृत होता है, यानी वाष्पीकरण की क्रिया होती है। और वाष्पीकरण की क्रिया के फलस्वरूप जब यहां पर तापमान बढ़ेगा, तापमान के बढ़ने से जो वायु है वह ऊपर की ओर उठेगी और क्या होगी, साथ में अपने पास एक नमी और आर्द्रता को इकट्ठा करके रहती है। यह वायु नमी और आर्द्रता को जो इकट्ठा करके ऊपर की ओर ले जाती है, यही प्रोसेस क्या है, वाष्पीकरण है। वाष्पीकरण की प्रोसेस किसकी वजह से होगी, ध्यान रखिएगा, तापमान की अधिकता की वजह से। तापमान अधिक होगा तो जो महासागरीय जल है वह वाष्पीकरण के माध्यम से ऊपर आएगा। यह वायु नमी को, आर्द्रता को इकट्ठा करके रखती है और जब वापस से जो हवा में युक्त नमी है, जो आर्द्रता है, वही आर्द्रता संघनन के माध्यम से बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। संघनन के माध्यम से जब यह बूंदों में परिवर्तित होती है तो बादल का फॉर्मेशन होता है और यह बादल वापस से जमीन में, जब बहुत ही जो बूंदें हैं बहुत भारी हो जाती हैं, तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये बूंदें वर्षण के रूप में वापस से पृथ्वी पर आ जाती हैं। ध्यान रखिएगा, वर्षण के रूप में, हिमवृष्टि के रूप में क्या होती है, वापस पृथ्वी पर आ जाती हैं। और इस प्रकार जो जल का एक चक्र है, यह प्रोसेस चलता रहता है, इसे ही जल चक्र कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जल के स्वरूप परिवर्तन की घटना है, ना कि यह, आप ध्यान रखिए कि जल का एक प्रवाह है या जल की एक गति है। तो यहां पर सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा, क्योंकि जल चक्र स्वरूप परिवर्तन की एक घटना है, ना कि जल का प्रवाह या जल की गति। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा। शेष यदि ज्वार भाटा, जलधाराएं और तरंगों की बात करें तो ये तीनों महासागरीय जो जलधाराएं हैं, इनकी गति है, इनका प्रवाह का ही एक क्या है, नाम है या इनका फॉर्मेशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूगोल की कक्षा के पश्चात 3 विद्यार्थियों द्वारा जल पर बनाए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी ज्योग्राफी की क्लास की बात की जा रही है कि मान लीजिए ज्योग्राफी में आपने बच्चों को कुछ पढ़ाया, तो बच्चों ने उस पर जल पर कुछ कथन फ्रेम किए हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से सही विकल्प कौन सा है। कथन ए है, विद्यार्थी ए ने कथन फ्रेम किया है, जब तेज वायु सागर के पूरी सतह पर जल को रगड़ती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। ध्यान रखें, तेज वायु सागर की पूरी सतह पर। ठीक है, विद्यार्थी बी ने जो फ्रेम किया है वह है, तेज वायु चलने पर सुनामी उत्पन्न करती है या तेज वायु चलने पर सुनामी उत्पन्न होती है। विद्यार्थी सी ने लिखा है, ज्वार भाटा तरंगों के प्रकार है। अब आपको कूट में से सही जवाब चुनना है। केवल ए सही है, केवल ए और बी सही है, केवल ए और सी सही है, डी ऑप्शन है ए बी सी सही है। यह प्रश्न सीटेट 2022 में पूछा गया था। ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट प्रश्न है, लेटेस्ट इस प्रश्न को फ्रेम किया गया था। तो ध्यान रखें, इस तरीके से भी प्रश्नों को पूछा जा सकता है। तो यदि हम भूगोल की कक्षा के पश्चात 3 विद्यार्थियों द्वारा जो कथन के फॉर्मेशन किए गए हैं जल पर, उनकी बात करें। सबसे पहला कथन है, जब तेज वायु सागर की पूरी सतह पर जल को रगड़ती है तब तरंगे उत्पन्न होते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इस बारे में पढ़ा था कि वायु कितनी तीव्र है, कितनी स्लो है, तरंगों के आकार पर पता चल जाता है, उनकी आकृति से हमें पता चलता है। यानी वायु के माध्यम से ही तरंगे उत्पन्न होती हैं, यह बात बिल्कुल सही है। जितनी तीव्र वायु होगी उतनी ही तीव्रता से, उतनी तेजी से तरंगे उत्पन्न होंगी। तो ध्यान रखें, ऐसे ही स्थिति आती है जब बहुत तीव्र गति से वायु उत्पन्न होती है और उस वायु के माध्यम से बहुत तेजी से तरंगे आगे की ओर बढ़ती हैं। ये कई हजार किलोमीटर, हालांकि अभी तक तो 700-800 कुछ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के बारे में चर्चा किया गया है कि ये बहुत तेजी से तरंगे आगे बढ़ती हैं और इससे सुनामी आने का खतरा बढ़ जाता है। तो कथन एक बिल्कुल सही है, जब तेज वायु सागर के पूरे सतह पर जल को रगड़ती है, बहुत तीव्र गति से वायु चल रही है और सागर की सतह पर वायु तीव्र गति से आगे बढ़ती है तो तरंगे उत्पन्न होती हैं जल में। ठीक है, तो यहाँ पहला कथन सही। दूसरा, तेज वायु चलने पर सुनामी उत्पन्न होती है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके बारे में चर्चा की कि यदि बहुत तीव्र पवन होगी तो ध्यान रखिएगा सुनामी आने की संभावना हो सकती है। ठीक है, और तीसरा कथन है, ज्वार भाटा तरंगों के प्रकार है, यह बात भी बिल्कुल सही है। इसके बारे में भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में ही हमने चर्चा किया था कि बहुत तीव्र गति से यदि वायु उत्पन्न हो रही है तो देखिए सुनामी भी आ सकती है। और यदि हम बात करें ज्वार भाटा की, ज्वार भाटा में क्या है, बहुत तेजी से तरंगे के रूप में, या आप कह सकते हैं बहुत तेजी से जल की एक राशि, जलधाराओं की राशि बहुत ऊंचाई पर, अपनी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचकर तट को गीला कर देती है और फिर वापस आती है। तो ये ज्वार भाटा की एक प्रोसेस है। और ज्वार भाटा की प्रोसेस कब उत्पन्न होगी, जब बहुत तीव्र गति से हवा चलेगी और तरंगों के रूप में जल आगे बढ़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, ज्वार भाटा तरंगों के एक प्रकार है, यानी यहाँ पर तीनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे, तीनों फॉर्मेशन जल के बारे में सही होंगे।
स्टेटमेंट सही होंगे। तो इस तरीके से इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हमने कुछ खास प्रश्नों पर चर्चा करने की कोशिश की, कुछ खास प्रश्नों के कंसेप्ट समझने की कोशिश की, ताकि यदि आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है ज्योग्राफी के संबंध में तो आप इस प्रश्न को हल कर पाएं और आसानी से इन प्रश्नों को आप डील कर लें। ठीक है, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।